जी, तो पिछली क्लास में हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे थे, उसकी जो कंडीशंस हैं हम उनकी बात कर रहे थे कि अगर किसी मार्केट स्ट्रक्चर को परफेक्ट कंपटीशन कहा जाए या कि वहां पर परफेक्ट कंपटीशन है, तो वो कौन सी कंडीशन है जो उस मार्केट में एग्जिस्ट करनी चाहिए, जो प्रिवेल करती हैं। तो वो हम देख रहे थे, तो उसमें हमने अम, जो है यहाँ तक देख लिया था कि ये इनफैक्ट होमोजीनियस प्रोडक्ट ये हमने देखा था। और उसके बाद सारी फर्म्स ये भी बताया था कि प्राइस टेकर होती हैं, इस पे भी बात हमारी हो चुकी हुई है। और उनके पास कोई मार्केट पावर नहीं होती, और छोटी छोटी फर्म्स होती हैं, और सबका जो मार्केट शेयर है वो स्मॉल होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है ना। ये कर लिया ना डिस्कस हमने। जी सर। ओके, तो आगे, ऑल फर्म्स चार्ज द सेम प्राइस एज मेंशन अबव, एंड द ओनली वे टू इंक्रीज प्रॉफिट फॉर फर्म्स इज टू रिड्यूस द एवरेज कॉस्ट। क्योंकि प्राइस तो आप बढ़ा नहीं सकते, तो अगर आपको प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा करना है तो आपको अपनी कॉस्ट को कम करना है। इस वजह से ये फर्म एफिशिएंट होती हैं, यानी कि कॉस्ट एफिशिएंट, अपनी कॉस्ट को कम से कम करती हैं, क्योंकि ये प्राइस बढ़ा नहीं सकती। तो ये एक कंडीशन हमें नज़र आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव फीचर भी है इस मार्केट स्ट्रक्चर का, मतलब रिसोर्सेज को वेस्ट भी नहीं करेंगे। अच्छा, फिर ऑल फर्म्स हैव कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू एंटर एंड एग्जिट द मार्केट। ये बता दिया था कि कोई एंट्री और एग्जिट बैरियर नहीं होते, और डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि एंट्री बैरियर या एग्जिट बैरियर किस तरह से किसी फर्म को मार्केट में एंटर होने से रोक सकते हैं या मार्केट से बाहर जाने से रोक सकते हैं। अच्छा, देर इज कंज्यूमर सोवरेंटी एज कंज्यूमर्स गेट वट एवर दे वॉन्ट। यानी कि बादशाहत किसकी? कंज्यूमर की। जो कंज्यूमर चाहता है वो ही चीज बनाई जाती है, क्योंकि अगर फर्म्स वो नहीं बनाएंगी तो एक फर्म नहीं बनाएगी तो दूसरी बना देगी, तो फिर कस्टमर उससे ले लेगा। और चूंकि नंबर ऑफ फर्म इतनी ज्यादा होती हैं, तो आपको कंज्यूमर्स की ही सुननी है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ फर्म, तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर के पास तो चॉइस ही बहुत है। तो फिर प्रोड्यूसर्स को, फर्म्स को कंज्यूमर की सुननी पड़ेगी, क्योंकि कंज्यूमर के पास तो ऑप्शन है। कंज्यूमर की मर्जी की चीज नहीं बनेगी तो कंज्यूमर तो कहीं और से ले लेगा, जितनी इतनी फर्म्स ऑफर कर रही हैं प्रोडक्ट। अच्छा, तो एक तो ये एक और अच्छी बात है कि कंज्यूमर की जो वांट है या नीड है, वो बेस्ट वे में सेटिस्फाई हो सकती है, क्योंकि वो जो एग्जैक्टली चाहते हैं वो ही उनको बना के दिया जाएगा। अच्छा, फिर देर इज एब्सेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन एंड ब्रांडिंग। एडवर्टाइजिंग नहीं होती, प्रमोशन भी नहीं होती किसी भी किस्म की, और ब्रांडिंग तो होती ही नहीं है। मतलब ये कि आप ऐसे ले लो कि अगर दो प्रोडक्ट्स हैं जो बिल्कुल सेम है, उनमें कोई फर्क नहीं है, देखने में भी, उनकी टच में भी, आप फील कर रहे हैं, खाने की चीज है तो टेस्ट भी, लेकिन आप उसके ऊपर पैकेजिंग करते हैं, यानी कि वो उसको एक जो प्रोडक्ट को किसी पैकेजिंग, कोई रैपर हो सकता है, कोई कंटेनर हो सकता है जिसमें आप रखेंगे, वो उस पे आपने ब्रांड लिख दिया अपना, ABC और DEF, तो अब वो होमोजेनियस प्रोडक्ट नहीं रहा, क्योंकि ब्रांड आ गया। इसका मतलब है ब्रांड इटसेल्फ प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट करता है। प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट फर्म्स, उनको डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट करने के लिए ब्रांड ही काफी है। तो ब्रांडिंग होती नहीं है। और ब्रांडिंग वैसे भी की क्यों जाती है आपको पता है? भाई, ब्रांडिंग तो की जाती है कि आप एसोसिएट करते हैं सर्टन फीचर्स, सर्टन क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट, कि ये दूसरों से डिफरेंट है, इस ब्रांड में आपको ये चीज मिलेगी। तो जब आपका प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम है, तो आप ब्रांडिंग करके फायदा क्या होने वाला है? क्योंकि ब्रांड तो यूनिक आइडेंटिटी लेके आता है, और उसके साथ देर इज सम काइंड ऑफ एसोसिएशन दैट इज अटैच विद इट, कि इसकी, इस ब्रांड की क्वालिटी अच्छी है, इसकी कम है। तो वो तो ऐसा है नहीं, क्वालिटी भी सेम है। तो ब्रांडिंग का कोई मकसद नहीं, उसका पर्पज नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। अच्छा, फिर एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन की बात कर लें, तो वो आप क्या करेंगे? मतलब एडवर्टाइजिंग में क्या दिखाया जाता है कि ये हमारा प्रोडक्ट, ये हमारे कंपटीटर का प्रोडक्ट, ये हमारे प्रोडक्ट में ये है जो कंपटीटर के प्रोडक्ट में नहीं है। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, आपके प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपके राइवल
बिजनेस के प्रोडक्ट में ना हो, तो एडवर्टाइजिंग में दिखाएंगे क्या? वो तो इट वुड बी जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। आप किसी किस्म का इमेज क्रिएट नहीं कर सकते, किसी किस्म की डिफरेंशिएशन आप हाईलाइट नहीं कर सकते, तो फिर देर इज नो पर्पस, क्योंकि वो सिर्फ आपकी कॉस्ट को बढ़ाएगा। और जैसे हमने पीछे बात की है, आप एडवर्टाइजिंग कर लें, आप प्रमोशन कर लें, आप ब्रांडिंग कर लें, ये तीनों जो हैं अगर आप करेंगे तो इट विल ओनली रिजल्ट इन हायर कॉस्ट। ठीक है, कि इट इज डन इफ इट इज डन will result only in higher cost। तो आपको पता है, हमने ऊपर पढ़ा है भी कि फर्म्स जो है ना, उनके पास ओनली वे आउट जो होता है प्रॉफिट बढ़ाने का, वो होता है कॉस्ट को कम करें। तो वो क्यों ये एडवर्टाइजिंग प्रमोशन ब्रांडिंग करेंगे, जबकि उन्हें पता है कि इससे सिर्फ कॉस्ट में इजाफा होना है और कुछ भी नहीं होना। होता है ना, ब्रांड इमेज बन गया है, कस्टमर लॉयल हो गया, डिमांड इन इलास्टिक हो गई है, तो वो आप ज्यादा भी प्राइस चार्ज कर रहे हैं तो कस्टमर आपसे बाय कर रहा है। ऐसा तो कुछ है नहीं, तो फिर आप ये नहीं कर सकते। और कॉस्ट कौन बढ़ाएगा इस तरह से? उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा एक्चुअली। तो इफ इट इज डन इट विल रिजल्ट ओनली इन हायर कॉस्ट। अच्छा, इसी तरह कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्राइस, क्वालिटी एंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ये भी बात मैंने की थी आपको कि कंज्यूमर को एग्जैक्टली पता है प्रोडक्ट के बारे में, उसकी कॉस्ट, क्वालिटी, प्राइस, और प्रोड्यूसर को भी पता है। तो फिर कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता, जिस तरह हम आजकल करते हैं। यार आप क्या कह रहे हो, पिछली दुकान तो में तो ये रेट चल रहा है, या दुकानदार आपको कह रहा है जनाब आपको मैं ना, चलें जी आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, आपको मैं कॉस्ट पे ही दे देता हूँ। भाई कॉस्ट पे कौन देता है? तो ऐसा ऐसा उल्लू ना हम बना पाएंगे, ना ही प्रोड्यूसर हमें बना पाएगा या सेलर हमें बना पाएगा। तो ये एक फीचर आ गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, AR and MR कर्व्स आर इलास्टिक। ये कर्व्स लिखना था, मैंने कर्व लिख दिया। फिर आप इसको खुद ही से ठीक कर भी सकते हैं कि यहाँ पर अ, ये यहाँ MR, ये कर्व्स, ठीक है ना, ऐसा आएगा साथ। अच्छा, ये परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है आपको पता है अच्छे से, हमने पढ़ा हुआ है AS के अंदर भी। यानी कि कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो AR और MR कर्व कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे और वो ये शो करेगा कि क्योंकि फर्म प्राइस तो चेंज कर नहीं सकती, वो प्राइस टेकर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर फर्म ने ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करनी है, ज्यादा करना है, तो वो सेम प्राइस पे ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि उसको प्राइस कम करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा तो वैसे भी नहीं कर सकता, कम करना भी उसकी फेवर में नहीं है। और वो प्राइस वो ले रहा है जो मार्केट में है। तो आप चीजें ज्यादा बेचें या कम बेचें, प्राइस वही रहेगी, क्योंकि आप प्राइस टेकर है। आप इन्फ्लुएंस वैसे ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप सप्लाई को नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते। आपकी छोटी सी एक क्वांटिटी है जो आप बनाते हैं इतनी हजारों फॉर्म्स में, वो कम ज्यादा करने से कोई सप्लाई में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ना। तो उससे हम ये कह देंगे शॉर्टेज हो गई है, सरप्लस हो गई है, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो प्राइस में भी कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये AR और MR का परफेक्टली इलास्टिक होते क्यों है? ये क्यों एक कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल लाइन के तौर पर शो किए जाते हैं? तो ये मैंने नीचे दिखाया भी है कि आपने जब भी परफेक्ट कंपटीशन की डायग्राम बनानी है, जो आगे हमने बहुत बनानी है, तो हमेशा हम ये कंडीशन ध्यान में रखेंगे, AR = MR = P। यानी कि एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस, ये तीनों बराबर होते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है। तो अब मैंने एक एग्जांपल ली हुई है छोटी सी, कि एक फर्म है, वो आउटपुट बना रही है 1 2 3 4 5, हमें नजर आ रहा है, ठीक है, आउटपुट बना रही है। अच्छा, प्राइस जो है वो आपको नजर आ रही है 10 है, और आउटपुट बढ़ने के बावजूद भी प्राइस 10 10 10 ही रह रही है। क्यों 10 10 क्यों रह रही है? प्राइस क्यों नहीं चेंज हो रही? बताओ। ऐसे क्योंकि फर्म्स जो है वो प्राइस टेकर्स हैं और डिमांड और सप्लाई से ये प्राइस सेट हुई है। एग्जैक्टली exactly। तो अगर डिमांड सप्लाई वही मौजूद है और प्राइस वही फिक्स हुई हुई है, तो आप आउटपुट बढ़ाएंगे भी तो प्राइस में वही रहना है, उसमें चेंज नहीं आना।
अच्छा, अब टोटल रेवेन्यू अगर हम निकाल लें तो आपको पता है प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड से निकलता है, तो यहाँ हम ज्यूम कर रहे हैं कि जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है वो सेल भी हो रही है, उसको वो सेल कर पा रहे हैं। तो 10 into 1 10, 10 into 2 20, इस तरह 30, 40 और 50 हमें नजर आ रहा है टोटल रेवेन्यू। अच्छा, अब इससे जरा एवरेज रेवेन्यू निकालो, आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, कि मैं चलें लिख भी देता हूँ, इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड, या आउटपुट हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। तो जब हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे तो देखो आप, आपका टोटल रेवेन्यू 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाय 1, 10 आ गया। 20 डिवाइड बाय 2, ये भी 10। 30 डिवाइड बाय 3, 10। तो इस तरह ये सारा जो ए आ रहा है वो आपको 10 ही नजर आ रहा है। अब एम आर पे आ जाओ, बेशक आप एम आर का भी आपको फॉर्मूला पता है, मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपका जो चेंज है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन, यहाँ ऊपर कर लेते हैं, चेंज इन वही यूनिट्स, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो अब आप इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर लो, यूनिट सोल्ड ही हुआ ना, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। तो अब आप गौर करो, चेंज इन टोटल रेवेन्यू कितना नजर आ रहा है आपको। यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि पहले आउटपुट जीरो पे रेवेन्यू भी जीरो था, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने पहला लिख दिया। अगर आप ये एज्यूम नहीं ना करेंगे तो आपको पहले पॉइंट, पहली जगह पर मार्जिन रेवेन्यू पे डैश डालनी पड़ेगी, कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो मैंने चूंकि एज्यूम किया कि ऊपर टोटल रेवेन्यू यानी कि आउटपुट अगर जीरो है, यहाँ पे मैं अगर लिख दूं आउटपुट इज इक्वल टू जीरो, तो और मैं यहाँ पे भी लिखूंगा भाई आउटपुट नहीं है, तो फिर कुछ बन कैसे रहा है, कुछ कुछ बिक भी नहीं रहा, तो फिर वो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो आपको कई जगह पर अगर डैश भी नजर आए तो समझ जाओ कि वो बिल्कुल हो सकता है कि वो अगर जीरो आउटपुट नहीं ले रहे, तो फिर वो पहला पहला एमआर तो डैश आएगी, क्योंकि चेंज आया ही कोई नहीं। एनीवे, तो ये 0 से 10 टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया, 10 का। और आउटपुट 0 से 1 कितना चेंज आया, 1 का। तो 10 डिवाइड बाई 1, 10 आ गया। फिर आगे देखो, अब कितना चेंज आया 20 और 10 में, 20 में और 10 में, ये 10 का चेंज। और आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, 1 से 2, तो दोबारा 10 डिवाइड बाई 1, दोबारा 10 आ गया। इस तरह सारी एमआरपी 10 आ जाएगी। तो बस साबित हुआ कि जब ए फर्म प्राइस टेकर होती है और वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती और उसी प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी सेल करने की कोशिश करती हैं या करती हैं, तो प्राइस, ए आर और एम आर आप देख लो, प्राइस भी 10 10 10 नजर आ रही है हमें, ए आर भी 10 10 नजर आ रहा है, और एम आर भी, तो ये तीनों बराबर होते हैं। और इसका मतलब है आउटपुट में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन ये तीनों कांस्टेंट है, ठीक है जी। और ये प्राइस टेकर, या जब प्राइस फिक्स होती है तो इस तरह ही हमें रिलेशनशिप नजर आएगा इसका। और ये मैंने डायग्राम बना दिया यहाँ पर। और ए आर को ना डिमांड कर्व भी बोलते हैं, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, मैंने इसलिए डी भी लिखा हुआ है। ए आर इज ऑल्सो कॉल्ड डिमांड कर्व। और बहरहाल अभी मैंने लिख दी है, आगे चल के इस पे भी बात करेंगे हम। तो ए आर, एम आर और प्राइस, ये तीनों बराबर है, वो 10 मैंने यहाँ बना दी है। अब आप आउटपुट में जितना भी इजाफा कर लें, कि आपकी आउटपुट चाहे इतनी हो, चाहे आपकी आउटपुट इतनी हो, आपकी प्राइस वहीं पे ही है। यानी कि इसका मतलब है कि एक फर्म सेम प्राइस पर ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है, सेल कर सकती है सेम प्राइस में। अच्छा, ये हो गया, हमें क्लियर हो गया। अब हम आते हैं जी नीचे, उसको अभी समझते हैं नीचे आने से पहले, लेकिन यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। नो सर। ओके, अच्छा अब आगे चलते हैं। ये हम अभी सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन को समझ रहे हैं। और अब ये है कि परफेक्ट कंपटीशन में हम एज्यूम करते हैं कि हर फर्म प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाह रही है, हर फर्म प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है। तो उसके लिए फर्म को उस लेवल पे प्रोड्यूस करना है जहां प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। और उसकी कंडीशन है एम आर इज इक्वल टू एम सी। अब हम ये देखने लगे कि भाई एम आर इज इक्वल टू एम सी, ये ऐसी कंडीशन क्यों है, और यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे होता है भाई।
ठीक है। लेकिन ये पहले आप समझ लें कि कोई भी फर्म जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाह रही है वो उस लेवल ऑफ आउटपुट पे प्रोड्यूस करेगी जहां पे ये कंडीशन मीट हो रही है, यानी कि एम आर इज इक्वल टू एम सी है। एम आर तो हमने देखा ही है, वो एक कंप्लीट हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है। तो मैं नीचे करता हूँ। ये एक डायग्राम मैंने बनाई है। यहाँ पे एम आर वही है, एम आर इज इक्वल टू एम सी, वो स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। आपको पता है क्यों है। और एम सी जो है वो अपने यूजुअल जो शेप होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, वो अपवर्ड स्लोपिंग ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है वो पोर्शन। और वो जहां पर एम आर को कट कर रहा है वो पॉइंट ई है, उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये ई का मतलब इक्विलिब्रियम ही है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर लिखना चाहें तो, कि ये जो ई पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। और पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ इक्विलिब्रियम, इसका मतलब यहाँ क्या होता है, जब हम फर्म की बात करते हैं कि फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, मैक्सिमाइज होने हो नहीं रहा, सॉरी, फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट है ये। जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब हम निकालते हैं तो वो कंज्यूमर का वहां पे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन गेन करता है कंज्यूमर। और इसी तरह फर्म ने अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो यही आउटपुट का लेवल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस आउटपुट लेवल पे प्रोड्यूस करेगी फर्म तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गारंटीड है। पता है क्यों? वजह यह है कि वो तो डिपेंड करता है ना आपकी एवरेज कॉस्ट पे, वो कितनी है, एवरेज रेवेन्यू कितना है। लेकिन आपका आउटपुट लेवल जिस पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है वो यही है, ना आगे ना पीछे। और इसको हम जरा देख लें कि ऐसा क्यों है। लेट से हम ये कहते हैं कि हम भाई इस लेवल पे नहीं प्रोड्यूस करते। हम भाई, अच्छा एक बात पहले तो ये कि ये जो एमसी है ये मैंने आपको इस तरह का बनाया है, एक एक हॉकी सी बनाई हुई है मैंने। और एमसी जो है वो एक्चुअली फॉल भी करता है, यानी कि उसको उसको यहां से शुरू होना चाहिए। ये क्या बन गया है? ठीक है। लेकिन नॉर्मली डायग्राम में आपको ये जो पोर्शन है डाउनवर्ड स्लोपिंग ये नजर नहीं आता। क्यों नहीं आता भला? मैंने क्या सर बताया? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं होती। हाँ, क्योंकि वो इनसिग्निफिकेंट है। मार्जिनल कॉस्ट अगर गिर रही है हर नई आउटपुट प्रोड्यूस करने से, तो ये पॉइंट ऑफ बॉदरेशन है ही नहीं। इसलिए नहीं बनाया जाता। लेकिन उसकी असल शेप ऐसे ही है कि पहले वो डिप करता है, मिनिमम पॉइंट पे पहुंचता है, फिर ऊपर जाता है। बहरहाल हम सिर्फ अपवर्ड स्लोपिंग ही पढ़ते हैं क्योंकि वो आपके लिए अब एरिया ऑफ ग्रेट कंसर्न है। अच्छा, अब लेट्स से कि हम इस आउटपुट लेवल पे प्रोड्यूस करते हैं। हम कहते हैं भाई हमने तो इतना इतने पे प्रोड्यूस करना है, और ये हमारा जो भी आप ले लें इसको क्यू नॉट कह लें चलिए। अब इस पे हो क्या रहा है जरा आप गौर करो। इस पे हो ये रहा है कि क्यू नॉट पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू ये है, और आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ये है। तो इसका मतलब है ये गैप आ गया यहाँ पर। ठीक है। और इसमें हम ये बोल सकते हैं कि इस पूरे एरिया में, यानी कि आप इस आउटपुट पर प्रोड्यूस कर रहे हैं और आगे जितना भी आपको एरिया नजर आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे, इस पूरे एरिया में क्या हो रहा है, हम कहेंगे कि मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। अब मुझे आप ये बताओ, आप एक नया यूनिट बनाते हैं। उस पर आपकी एडिशनल कॉस्ट आ रही है 10 रुपए, और बिक रहा है वो 20 रुपए का। तो आप ज्यादा क्यों नहीं बनाओगे? आपको नहीं लग रहा कि आपको और प्रॉफिट हो सकता है? आप क्यों छोड़े उसे? यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू 10 है, मार्जिनल कॉस्ट आपकी लेट से 5 है, तो आपको तो 5 रुपए का एडिशनल प्रॉफिट हो रहा है, या इसको हम मार्जिनल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो ये जो पूरा एरिया मैंने आपको दिखाया है, इस पूरे एरिया में मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है। इसका मतलब है ये जो आपका गैप नजर आ रहा है, अगर आपने ये अगर आउटपुट नहीं बनाई, इसका मतलब है आपने वो जो एडिशनल प्रॉफिट आपको होना था वो आपने छोड़ दिया। क्योंकि आप अगर
और मजीद बनाते तो ये कम हो जाता थोड़ा, मतलब आगे क्या होता, आपका मार्जिनल रेवेन्यू तो 10 है, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन आपकी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ के लेट से 7 हो गई। अभी भी आपको मार्जिनल प्रॉफिट हो रहा है 3 का, आपने और बनाया 10, तो आपका अब दोबारा से जो मार्जिनल कॉस्ट है वो लेट से 9 हो गई, स्टिल प्रॉफिट है। तो आप, इसका मतलब है कि वो लॉस ऑफ पोटेंशियल प्रॉफिट है। अगर आप क्यू नॉट पे प्रोड्यूस करेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया ये शो कर रहा है कि बिजनेस ने प्रॉफिट छोड़ दिया जो उसको मिल सकता था, लॉस ऑफ पोटेंशियल प्रॉफिट। इसका मतलब है कि फर्म कभी भी क्यू नॉट पे प्रोड्यूस नहीं करेगी, क्योंकि क्यू नॉट पे प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन आगे जो प्रॉफिट होना था वो नहीं होगा। और अगर आप क्यू पे चले जाएंगे तो क्यू पे आके मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब प्रॉफिट आपको, कोई एडिशनल प्रॉफिट नहीं हो रहा। आपके सर फिर क्यू पे क्यों पहुंच रहे हैं, हम थोड़ा पहले रुक जाते हैं, ये भी सवाल हो सकता है। सर हम ना ऐसा करते हैं कि यहाँ रुक जाते हैं थोड़ा पहले के, सर उधर तो बराबर हो गया। अगर यहाँ रुकेंगे तो दोबारा से आपके पास ये वाला एरिया, सॉरी, चलिए कोई बात नहीं, ये जो एरिया में नजर आ रहा है ये सारा एरिया दोबारा प्रॉफिट का है, जो आप लूज कर देंगे, आपको नहीं मिलेगा। तो आपको उस पॉइंट पे ही प्रोड्यूस करना है ताकि जितना पोटेंशियल प्रॉफिट आपको हो सकता है वो आपको हो, तो आप क्यू पे प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, अब सवाल ये हुआ, अच्छा सर क्यू से पीछे प्रोड्यूस नहीं करना, समझ आ गई, तो क्यू से आगे क्यों ना कर ले, करके देख लो। लेट से हम क्यू से आगे प्रोड्यूस करते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं जी इस लेवल पे, और इसको हम नाम दे देते हैं Q1, Q1। तो अब आप गौर करो कि इस पे क्या है जी, आपकी मार्जिनल कॉस्ट यहां आ गई और आपका मार्जिनल रेवेन्यू यहां आ गया। तो अगेन ये आपके पास डिफरेंस आ गया, और हम इसे क्या बोलेंगे, यहाँ क्या हो रहा है, यहां पर मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये तो आपको क्या हो रहा है, ये आपको मार्जिनल लॉस हो रहा है, हर क्यू के बाद जितने यूनिट्स एडिशनल बनाएंगे उस पे आपको एडिशनल लॉस होगा हर दफा। अच्छा, और इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास एरिया नजर आ रहा है, इस पूरे एरिया में मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा है, इस पूरे एरिया में, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट कब ऊपर है, रेवेन्यू का नीचे है। अच्छा, जो पहले एरिया था ब्लू वाला एरिया, उसमें पूरे एरिया में, यानी कि मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, इस पूरे एरिया में मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा थी, तो आपको प्रॉफिट आप लूज कर रहे थे, अवेल नहीं कर रहे थे। तो ऊपर आपका मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होगी, तो ये लॉस का एरिया है, तो अगर आप ज्यादा बनाएंगे तो आपको लॉस होता जाएगा। तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ हो रहा है, वो एक ही पॉइंट है। पीछे रह जाएंगे तो प्रॉफिट छोड़ देंगे, आगे चले जाएंगे तो लॉस शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा आपका, मतलब एडिशनल लॉस होगा तो टोटल प्रॉफिट तो कम होना शुरू हो जाएगा ना। या तो हम मार्जिनल की बात कर रहे हैं, अगर आपको हर नए यूनिट पे एडिशनल लॉस हो रहा है तो आपका टोटल प्रॉफिट तो कम होना शुरू हो जाएगा, मैक्सिमाइज तो नहीं होगा। इसीलिए आपकी जो कंडीशन है MC = MR, ये वो पॉइंट है जहां फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। जी, सवाल है तो बताएं। नो सर। ओके, तो हमें समझ आ गया कि जब भी हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट निकालना है, तो हमने उस कंडीशन को मीट करना है जो कि है MC = MR। अच्छा ओके, जस्ट अ मिनट, जी अब आगे चलते हैं हम। हमारा इसको तो आप पढ़ ही सकते हैं, जो मैंने बताया है वही लिखा हुआ है। अब आ गया जो हम, मैंने आपको पहले बता रहा था, AR को डिमांड कर्व बोलते हैं, वो हम देखेंगे अभी आगे चल के। मार्जिनल कॉस्ट कर्व को सप्लाई कर्व बोलते हैं। तो हम देखने लगे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व को सप्लाई कर्व क्यों बोलते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम डायग्राम की बात करें, मैं आपको ये समझा दूं कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व को सप्लाई कर्व इसलिए बोलते हैं कि उसमें वही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो एक सप्लाई कर्व में होती हैं, तो इसलिए वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व सप्लाई कर्व बन जाता है। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो सप्लाई कर्व का वो वाला पोर्शन होता है, सप्लाई कर्व जो है वो मार्जिनल कॉस्ट का वो वाला पोर्शन होता है जो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि आपको पता है सप्लाई भी अपवर्ड स्लोपिंग ही होती है। अच्छा, अब हम देख लें कि ऐसा कैसे है।
उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि कोई डायग्राम बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ ना मैं चले आपको यहाँ ले जाते हैं और यहाँ देखते हैं। अब आप देखें, मैं ना यहाँ पर जैसे वहां बनाया है, हम ले लेते हैं इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री में जो आपको पता है पावर कंपटीशन में तो जो मार्केट में प्राइस तय हो रही है, इसको आप इंडस्ट्री बोल लें, इसको मार्केट बोल लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, मार्केट भी मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, और उसमें ऑफ कोर्स वही होना है, आपने भी पढ़ा हुआ है तो हम उसी को देखते हैं। ये यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ये डिमांड कब है, इंडस्ट्री का या मार्केट का, ये सप्लाई कब है, ये डिमांड, और ये हो गया जी सप्लाई का वो हमारा। अच्छा, अब इसमें इक्विलिब्रियम है हमारे पास, यहाँ पर आ गया। अच्छा, फिर अब इसको जो है ना, ये आपकी होगी प्राइस। अच्छा, और नीचे जो है वो हमारे पास आ गई क्वांटिटी, ये क्वांटिटी आ गई। मैं इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये प्राइस, ये प्राइस है, और यहाँ ये क्वांटिटी है। ठीक है जी, यानी कि ये प्राइस मार्केट में सेट हो गई है। अब जो मैं एक फॉर्म ले रहा हूँ, पावर कमीशन में बहुत सी फॉर्म है, लेकिन सब ऐसे ही करेंगे जो मैं बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर एक फॉर्म ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्म, वन ऑफ द फॉर्म। और अब नीचे जो डायग्राम, चूंकि हमने समझी हुई डायग्राम पहले, तो मैं यहाँ पर वही जल्दी से बना देता हूँ। हम क्या करेंगे अब, ए आर इज इक्वल टू एम आर, हमने ये करना है ना, यही था ना। तो हम लेंगे इंडस्ट्री से, ये इंडस्ट्री में प्राइस सेट हुई है ना, हम मैं इसी को ड्रैग करूंगा आगे, क्योंकि प्राइस तो उसने मार्केट से उठानी है, प्राइस ट्रेकर है, तो उठा ली तो आप उसकी हम लिख सकते हैं आराम से यहाँ पर, क्या, ए आर इज इक्वल टू एम आर। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो तो हमने पहले सीख लिया क्यों होती है। अब हम क्या करेंगे कि अब फर्म सबसे पहले क्या देखती है, किस लेवल ऑफ आउटपुट पर प्रोड्यूस करना है ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। तो उसके लिए हमने कंडीशन देखी है अभी, एम सी इज इक्वल टू एम आर, तो वो बना लेते हैं। तो ए आर तो, एम आर तो पहले ही है, एसी नहीं है, तो एसी बना लेते हैं। ठीक है, ये एसी, और इसको हम नाम दे देते हैं, मैं एसी कह रहा हूँ, एमसी, एम सी। ठीक है। अच्छा, अब ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं, ये यहाँ मीट कर रहे हैं। ठीक है जी, और ये इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट है। अच्छा, एक चीज मैं ना यहाँ एक और कर्व भी बना रहा हूँ, और ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, वो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये क्यों बनाया मैं आपको ये भी बताऊंगा, आज शायद ना बता सकूं, लेकिन थोड़ा सा बताता हूँ। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट ऐसी होती है शॉर्ट रन में, नीचे जाती है वो ऊपर जाती है, हमने पढ़ा अच्छे से। लेकिन एक चीज जो हमें याद रखनी है कि ये भी हमने पढ़ा था कॉस्ट कर्व के रिलेशनशिप में, एमसी एबीसी को कहाँ काटता है, उसके मिनिमम पॉइंट पे वही काट रहा है। ठीक है, ये मैंने क्यों बनाया बताता हूँ आपको भी। अच्छा, ए एबीसी ये हमने बनाई हुई है, एमसी एमआर भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ फर्म प्रोड्यूस कर रही है, फाइन, समझ आती है बात की, ये आउटपुट है नीचे फर्म की। अब क्या हुआ कि मार्केट में डिमांड बढ़ गई, डिमांड यहाँ आ गई। अब मार्केट में डिमांड जब यहाँ आई है तो इक्विलिब्रियम भी चेंज हो गया, वो यहाँ आ गया। तो अब जब यहाँ आया तो नई प्राइस प्राइस आ गई, अब वो यहाँ आ गई। ठीक है जी, और इसी को अब हमें आगे ड्रैग करना पड़ेगा।
ये ब्लू को इस्तेमाल करते हैं, इसको आगे ड्रैग करेंगे क्योंकि फर्म ने तो वही प्राइस रखनी है जो मार्केट में चल रही है। तो अब क्या होगा? अब देखो, अब एम सी इक्वल टू एम आर अब कहाँ हो रहा है? क्योंकि अब जो नया ए आर और एम आर है ना, वो यहाँ आ गया। ए आर, मैं इसको कहता हूँ AR1 इज इक्वल टू MR1। और अब P1 भी होगी ना, या मैं चले ये यहाँ लिख देता हूँ, P, यहाँ लिख देता हूँ P1। ये क्या लिखा गया? ठीक है जी। अच्छा, अब जो है वो फर्म, उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो चेंज हो गया। अब वो क्या है जी? वो आ गया अब यहाँ पर, क्योंकि अब इस पॉइंट पर एम सी इज इक्वल टू AR1 है। मैं अगर लिख दूं इस पॉइंट पे एम सी इज इक्वल टू AR1, ए आर कह रहा हूँ MR1, एम सी इज इक्वल टू MR1, और यही प्रॉफिट मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट है। पहले जो था वो यहां पर था, इस जगह पर। ठीक है ना जी? और यहां पर जो था वो एम सी इज इक्वल टू MR था, पुराने वाला। अब ऊपर चला गया। अब आप देखो, तो अब आउटपुट को क्या हो गया? आउटपुट पे गौर कर लो, आउटपुट बढ़ गई। अब यहां आ गए। ठीक है, और देख लो। अच्छा, फिर दोबारा डिमांड बढ़ गई, बढ़ा देते हैं। और ये अच्छा, ब्लू नहीं करते ना, ये देखो दोबारा डिमांड बढ़ा दी। तो इक्विलिब्रियम दोबारा चेंज हो गया। और फिर आपकी जब इक्विलिब्रियम चेंज हुआ तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी चेंज हो गई, वो यहाँ पहुंच गए। इसको नाम P2 का दे देते हैं। अब इसी को ज्यादा फर्म ने इसी को चार्ज करना है। वो वो हम यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं इसको, ये यहाँ पहुंच गए। और अब इसको हम अगर नाम दें तो क्या नाम देंगे जी इसको? इसको हम देते हैं जी AR2। AR2 इज इक्वल टू MR2। अब अगर देखें तो अब फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल फिर चेंज हो गया। अब वो कहाँ जाएगा? अब वो पहुंच गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है? अब कंडीशन वही है, लेकिन चूंकि AR चेंज हो गया है, तो हम इसे बोलेंगे जी कि यहाँ पर MC इज इक्वल टू MR2 है। कंडीशन मीट हो गई है, और अब वो इतना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है जी। अब आप गौर करो हो क्या रहा है, अगर आप फर्म को देखो तो फर्म में जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है, अगर हम इधर को देखेंगे, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है, क्या हो रहा है? आउटपुट में भी इजाफा होता जा रहा है। तो भाई सप्लाई का यही तो होता है कि जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी में भी इजाफा होना शुरू हो जाता है, और पॉजिटिव रिलेशन हमें नजर आता है। अच्छा, लेकिन आपने ये तो हमें इसलिए हमने प्रूव तो कर दिया कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व का जो अपवर्ड स्लोपिंग पार्ट होता है वो सप्लाई कर्व को शो करता है, लेकिन सारा नहीं। मतलब ये कि आप, ये जो पॉइंट है जहां पे एम सी इज इक्वल टू ABC है, इससे ऊपर ऊपर वाला पोर्शन जो है वो सप्लाई कर्व का पार्ट है। ये नहीं हो, यानी कि इस पॉइंट से ऊपर ऊपर, मैं यहां लिख भी देता हूं। ठीक है, पोर्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व above the ABC, ABC is the supply curve। और वह क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ये बात पढ़ी है। इसलिए कि अगर वो वहां पे प्रोड्यूस कर रही है ABC पे, मतलब मार्जिनल कॉस्ट और ABC बराबर है, अगर आप वहां पे सेट कर लेंगे लेट से, तो भाई इस पे तो कभी भी वो बेचने के लिए तैयार ही नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि आपकी प्राइस इस पॉइंट पे जो मैंने आपको बताया, कौन से वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं
इस पॉइंट की बात करें, ठीक है, इस पॉइंट से ऊपर ऊपर मार्जिनल कॉस्ट कब सप्लाई कब होगा, ये पॉइंट भी नहीं और इससे नीचे भी नहीं। उसकी वजह ये है कि आपने अगर कोई प्राइस रख दी जो लेट से 10 है और आपकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो भी 10 है, तो इसका मतलब है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी 10 है, इसका मतलब है आपकी कंट्रीब्यूशन तो जीरो है। हम निकालेंगे ना कंट्रीब्यूशन, बात हुई थी पहले पिछली क्लास में, इज इक्वल टू जीरो। तो कोई भी फर्म जीरो कंट्रीब्यूशन पे प्रोड्यूस नहीं करना चाहेगी, क्योंकि उसकी कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट को कवर करने की तरफ जीरो है और कोई उम्मीद भी नहीं है कि फिक्स कॉस्ट कवर होगी। तो ओवरऑल तो लॉस पे जा रहा है, इसका मतलब है इस पॉइंट पे लॉस विद जीरो कंट्रीब्यूशन है। और हमने पढ़ा था कि लॉस विद जीरो कंट्रीब्यूशन पे फॉर्म प्रोड्यूस नहीं करती, तो इसीलिए एबीसी बनाया था कि एबीसी से ऊपर ऊपर, यानी कि अगर ऊपर जाएंगे एबीसी से तो फिर जारी बात है आपकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। एबीसी 10 है, प्राइस आपकी लेट से 15 हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे फॉर्म प्रोड्यूस करेगी और आउटपुट में इजाफा भी करेगी। उसे पता है कि 5-5 रुपए जमा करके एक मौका आएगा कि फिक्स कॉस्ट सारी कवर हो जाएगी, तो ब्रेक इवन आ जाएगा और उसके बाद प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। तो ये वजह है कि एबीसी से ऊपर वाला पार्ट जो है मार्जिनल कॉस्ट का, वो सप्लाई का होता है, उससे नीचे नहीं। अच्छा, नीचे जाएंगे तो क्या होगा पता है, कंट्रीब्यूशन जीरो क्या, एबीसी भी कवर नहीं होगी। आप इमेजिन करो ना कि आप अगर इससे नीचे चले जाएं तो अब आपकी प्राइस जो है ना वो शायद 8 हो जाए, तो फिर तो वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो। बहरहाल इधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उस पॉइंट पे आप नहीं ऑपरेट करेंगे या प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो नीचे तो बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं ना करेंगे आप। तो ये रीजन है इसका, ये आप